सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं डॉक्टर फ़ैज़ा अकबर खान और मैं हूं पाकिस्तान और आप देख रहे हैं पाकिस्तान के सबसे बड़े न्यूज़ चैनल का नंबर 1 प्रोग्राम ऐसे नहीं चलेगा। मौसम के रवैये में तब्दीली आ रही है लेकिन सियासी माहौल बादस्तूर गर्म ही दिखाई देता है। दोनों तरफ से हम देख रहे हैं कि लफ्जी जंग जारी है। आज बिलावल ज़रदारी साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की जिसमें उन्होंने वफाकी हुकूमत को बाकायदा तनबीह करते हुए कहा कि उनको मजबूर किया गया तो कोरोना की वबा का भी ख्याल नहीं करेंगे और सड़कों पर आ जाएंगे। लेकिन ये नहीं बताया उन्होंने कि ऐसा कौन सा दबाव वफाकी हुकूमत पीपल्स पार्टी पर डाल रही है जो एक जानिब तो पूरा मुल्क लॉकडाउन करने के हक में थी और अब कोरोना भी नज़रअंदाज करके सड़कों पर आने की बात कर रहे हैं। मौलाना फजलुर रहमान साहब भी एक बार फिर सरगर्म दिखाई देने लगे हैं बकौल बिलावल के कि मौलाना फजलुर रहमान उनके साथ संजीदा हैं। मौलाना का हुकूमत पर पहला वार खाली गया जिसका जिम्मेदार उन्होंने, आपको याद होगा कि ऑपोजिशन को ठहराया था। धरने से वापसी पर मौलाना फजलुर रहमान ने क्या कहा था कि जी वो वापस खाली हाथ नहीं लौटे हैं, लेकिन क्या लेकर लौटे थे आज तक वो ना दिखा सके ना बता सके। शायद मुझे हंसी भी सी बात पर आई कि कौन से खाली हाथ, हम समझ नहीं पाए। मौलाना साहब कभी टाइम हो तो प्लीज़ समझाइएगा। अच्छा, बिलावल की बातों से ऐसा लग रहा है कि इस बार मौलाना को अपोजिशन ने यकीन दहानी ज़रूर करवाई है कि वो भी मौलाना के साथ सड़कों पर आने में संजीदा हैं इस बार। और इस बार अगर एहतजाज होता है तो क्या अपोजिशन हुकूमत को किसी हद तक हम कह सकते हैं कि नुकसान पहुंचाने में कामयाब हो जाएगी, और इसमें नून लीग का ख़ास तौर पे क्या किरदार होगा? क्योंकि जब बिलावल साहब लाहौर थे, मुलाकातें कर रहे थे, तब ना शहबाज शरीफ साहब ने उनको फ़ोन करना मुनासिब समझा और ना ही किसी APC की बात कोई मौलाना साहब की कोई एहतजाजी तहरीक में भी नवाज शरीफ ने जो आपको याद होगा ख़त लिखा था उसके मुताबिक तो मुस्लिम लीग नून को भरपूर अंदाज में मौलाना के जलसे में शिरकत करना थी, लेकिन शहबाज शरीफ साहब ने उस मार्च की क़यादत से ही आपको याद होगा माजरत कर दी थी। ये बात तो महसूस की जा सकती है कि नवाज शरीफ साहब और शहबाज शरीफ साहब के बयानिए में फ़र्क है, बहुत फ़र्क है, बल्कि बहुत फ़र्क है। नवाज शरीफ जारहाना इनिंग्स खेलने के आदी थे, इसमें उनका कितना सियासी नुकसान हुआ ये एक अलग बहस और बहुत लंबी बहस है। उसके लिए एक प्रोग्राम भी मेरे ख्याल से नाकाफ़ी होगा, 2 प्रोग्राम्स करने पड़ेंगे। लेकिन शहबाज शरीफ साहब साथ लेकर चलने की पॉलिसी पर अमल पैर हैं, मुज़ाकरात मुफाहमत पर हम कह सकते हैं किसी हद तक ज़्यादा यकीन रखते हैं। क्या इस बार शहबाज शरीफ आखिरी मौके पर कमर दर्द या तबीयत की का कहकर माजरत कर लेंगे? क्योंकि अक्सर हमने देखा कि उनके शेवर आएंगे। ये एक अहम सवाल है, लेकिन एक और अहम सवाल यहाँ जन्म लेता है। वो सवाल ये है कि निज़ाम की तब्दीली, मुल्क में सदारती निज़ाम की जो बाज़गश सुनाई दे रही है, कई अफराद सदारती निज़ाम के हक़ में ट्वीट्स कर रहे हैं बाकायदा, और ये बयानियाँ बना रहे हैं कि अब मुल्क का वाहिद हल सिर्फ़ और सिर्फ सदारती निज़ाम है। अच्छा, अगर ये सदारती निज़ाम जिसकी बातें हो रही हैं अगर नाज़रीन नाफिज हो जाता है तो क्या जमहूरियत को कोई नुकसान होगा, या फिर हम कह सकते हैं कि मुल्क का बहुत फ़ायदा हो जाएगा? और सदारती निज़ाम का मुतालबा करने वालों में ज़्यादातर अफराद का झुकाव मैं आपको बताऊं तहरीक इंसाफ की जानिब है। उनका ये कहना है वाज़ेह अल्फाज में कि सदारती निज़ाम से मेरिट बहाल हो जाएगा और कोई MNA ब्लैकमेल नहीं कर सकेगा। लेकिन पाकिस्तान में सदारती निज़ाम की मुखालफत भी हमने देखा कि बहुत बड़े पैमाने पर की जा रही है, यानी हक़ में बात करने वाले लोग हैं तो मुखालफत करने वाले भी उतने ही हैं। मुस्लिम लीग नून से ताल्लुक़ रखने वाले मुशाहिदुल्लाह खान साहब सदारती निज़ाम से मुतालिक अपनी राय का इजहार कर रहे हैं। क्लिप हमारे पास होगा, टीम ज़रा चलाइएगा। इस मुल्क के टुकड़े कर दिए गए इस सदारती निज़ाम ने, किसी को जुर्रत नहीं है कि यहाँ पे सदारती निज़ाम को लेके आए या NFC को तब्दील करने की कोशिश करे या 18वीं तरमीम को ख़त्म करने की कोशिश करे। हम भी यहीं पे मौजूद हैं, किसी की ख्वाहिशात से नहीं होता। हम इस फेडरेशन का ये फेडरेशन को टुकड़े टुकड़े करने की बात है, जिसकी हम इजाज़त नहीं दे सकते। जी, तो आपने सुनी मुशाहिद साहब की गुफ्तगू। सदारती निज़ाम की बहस नाजरीन इतनी बढ़ गई है कि बात अब असम्बली तक पहुँच चुकी है। अब सवाल ये कि क्या ये निज़ाम मुल्क के लिए मौजू है, बेहतर है, या मुल्क की हम कह सकते हैं कि सबसे बड़ी ज़रूरत ही निज़ाम की तब्दीली है? इस अहम मौजू से मैं दीगर बहुत से मामला हैं जिन पर बात करने के लिए जिन मेहमानों को मैंने स्टूडियोज़ में दावत दी है उनका तारुफ करवा देती हूँ। तहरीक इंसाफ से मेरे साथ मौजूद हैं उस्मान सईद बसरा साहब। बसरा साहब बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। पीपल्स पार्टी से आजिज़ धामरा साहब ज्वाइन कर रहे हैं। धामरा साहब आपका भी बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। कुछ देर के बाद मुस्लिम लीग नून से दानियाल चौधरी साहब भी हमें ज्वाइन करेंगे।
उनको पहले से कह देती हूँ जी वार्म वेलकम चौधरी साहब, जैसे ही आप आते हैं। बसरा साहब, गुफ्तगू आज मैं आपसे करना चाहूँगी तब्दीली का नारा लगाया, 22 साल स्ट्रगल की, कप्तान साहब ने भी, आप लोगों ने भी उनके पीछे स्ट्रगल की, फिर आप लोगों पर लोगों ने एतमाद किया, आपकी बातों पर, आपके वादों पर, आपके दावों पर एतमाद किया और आपको वोट मिला। उसके बाद आप हुकूमत में आए, निज़ाम तब्दील करते करते आप देखें कि आपके अपने रवैये बहुत से लोगों के तब्दील होना शुरू हो गए। हम फेसेस की तब्दीली देखते हैं, कभी आपकी पार्टी में कोई किसी के खिलाफ, कभी कोई किसी के खिलाफ, कभी कप्तान साहब, हमारे वज़ीर आज़म सब नाराज़ हो जाते हैं, लेकिन सिस्टम तब्दील नहीं हो सका है। अब जो सदारती निज़ाम की बाज़गाह सुनाई दे रही है और बात यही की जा रही है कि मेरिट बहाल होगा, कोई MNA ब्लैकमेल नहीं कर सकेगा, क्या बसरा साहब इस मुल्क को वाकई अब जो ज़रूरत है वो सदारती निज़ाम की ही है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डॉक्टर साहब, आपका बहुत शुक्रिया। आज जो आपने प्रोग्राम के लिए मौजूद चुना है, ये बड़ा एक फिक्र अंगेज मौजूद है। इसके ऊपर एक बलाशुबा एक बड़ी बहस की जरूरत है, लेकिन चलिए इस सिमत में कोई बहस छिड़ी तो है। जब असम्बली के अंदर पहुंच गई तो आपके प्रोग्राम में भी लामहला इसको आना था। देखिए, हम ये समझते हैं, और मैं जमहूरियत का तालिब इल्म होने के नाते जो मैं हमने थोड़ी किताबों में जमहूरियत पढ़ी है, थोड़ी हिस्ट्री को हम जानते हैं, निज़ाम सदारती हो या निज़ाम जी आपकी जो कॉन्स्टिट्यूंसी बेस्ड पार्लियामेंट निज़ाम जिसको भी हम फेस कर रहे हैं ये हो, जमहूरियत का बेसिक मकसद जो स्पिरिट है वो ये है कि आपका फैसला हुकूमत का अवाम करेंगे, फलां आदमी को हुकूमत दी जाएगी। अब इसके आगे एक कॉन्स्टिट्यूंसी बेस्ड यानी कि एक आपका निज़ाम है जिसमें आप हल्का जाती निज़ाम है। अमेरिका के अंदर एक सदारती निज़ाम है, डायरेक्ट लोग वोट लेके आते हैं। बरतानिया के अंदर जो है वो हाउस लॉर्ड्स का निज़ाम है, हाउस ऑफ नीचे जो ऐवान ज़ेरी है उनका उसका निज़ाम है। एक चीज के ऊपर हम सब मुत्तफिक हैं मेरे ख्याल में सारी सियासी जमातें, कि अवाम की अक्सरियत राय से फैसला होना चाहिए, जिसको हम डेमोक्रेसी कहते हैं, जो दुनिया के अंदर एक कामयाब प्रैक्टिसिंग सिस्टम है। अब अभी जो सारी तकलीफ है दाएं बाएं आपको नजर आ रही है, जो फलां साहब कह रहे हैं जी, अभी मुशाहिदुल्लाह साहब का आपने क्लिप चलाया, देखिए इस असेंबली में खड़े होकर शायद झूठ बोलना या गलत बयानी करना एक वतीरा बन गया है। कभी नवाज शरीफ साहब ने भी वहां खड़े होकर इस तरह गुफ्तगू की, या बहुत तारीख का हिस्सा है। मेरे ख्याल में मुझे भी मालूम है, और डॉक्टर साहब आप भी जानती हैं, कि पाकिस्तान को जो दोलख्त होने की तरफ वो इशारा कर रहे हैं, तब मुल्क के अंदर सदारती निज़ाम तो था नहीं। तब तो मुल्क के अंदर था आपकी जो कॉन्स्टिट्यूंसी बेसिक पॉलिटिक्स चल रही थी। इधर भुट्टो साहब की पार्टी थी, उधर दूसरी तरफ दूसरी, आपको सारी किस्से का हमें पता है उसका। अब ये कहना कि मुल्क तो टूटा है, असल में बेसिकली लोगों को हकूक ना देने की वजह से। जब आपने हकूक गज़ब किए और आपने कहा कि पावर जो है वो खानदानों के अंदर समेट लें, और लोगों से आपने जो वोट का हक तो लोगों को दिया, लेकिन हुकूमत का हक आपने लोगों से छीन लिया, तब आपने अक्सरियत की बात नहीं मानी और अक़लियत को गालिब करने के लिए मुल्क टूटा। और ये सारी दुनिया जानती है, मुशाहिदुल्लाह साहब भी जानते हैं। अब मुशाहिदुल्लाह हो या ज़ैद हो या बकर हो, जो लोग इस जमहूरी निज़ाम के अंदर जो निज़ाम में हुकूमत है, जहाँ से चुन के आता है, कॉन्स्टिट्यूंसी बेस है, उसको इसलिए सपोर्ट करते हैं कि जब फिर ये आते हैं पार्लियामेंट के अंदर, तो फिर क्योंकि खानदानों को सपोर्ट करते हैं, तो खानदान जो है वो कॉन्स्टिट्यूंसी बेस्ड पॉलिटिशियंस के साथ चलते हैं। ये एक मैरिज ऑफ कन्वीनियंस है। फिर यही है कि नौकरियां मिलती हैं, फिर भत्ते मिलते हैं, फिर ठेके मिलते हैं, फिर बड़े बड़े इसके अंदर कमीशन किकबैक्स मिलते हैं, फिर वो अपने भाइयों को हम PHA के ठेके दिलवाते हैं, खजूरों के दरख्त जो है वो 3-3 साढ़े 3-3 लाख का वो बेचते हैं। अगर ये अच्छा, बसरा साहब आपकी बात से मैं बासानी भी कंक्लूड कर सकती हूँ, नाजरीन भी, कि यानी आपके कहने का मकसद ये कि जो सदारती निज़ाम है वो वक्त की अहम ज़रूरत है, और ये जो सब कुछ आप कह रहे हैं सदारती निज़ाम आएगा तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। मैं डॉक्टर साहब ये कह रहा हूं कि पाकिस्तान ने जो कॉन्स्टिट्यूंसी बेस्ड सिस्टम है उसको एक प्रैक्टिस किया है बड़े लंबे अरसे से। 72 साल में इस मुल्क के अंदर गुर्बत में इजाफा हुआ है, मुल्क के कर्जों में इजाफा हुआ है, इशराफिया की हुकूमत मजबूत हुई है, खानदान मजबूत हुए हैं। और आप देखिए हाँ या ना में जरा जवाब दे देना, यानी आपको ये लगता है, आप ये चाहते हैं कि सदारती निज़ाम हो, क्योंकि आपने आगाज में कहा कि इस पर बहस शुरू हुई। बिल्कुल हम ये चाहते हैं कि पॉपुलर वोट से हमें इस निजाम को ट्राई करने में क्या हर्ज है। मुझे समझ नहीं आती कि एक जमहूरी निजाम है, ठीक है, आप ये चाहते हैं, आपका ये कहना है कि सदारती निजाम होना चाहिए। जी मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान को आजिज़ धामरा साहब आपकी राय जी, ठीक है जी, आजिज़ धामरा साहब जी, पीपल्स पार्टी क्या कहती है? धामरा साहब जी, धामरा साहब आप मुझे सुन पा रहे हैं? ठीक है, धामरा साहब की शायद लाइन ड्रॉप हो गई। जी बसरा साहब, धामरा साहब शायद मेरे साथ अभी नहीं है, मैं आपकी तरफ ही आना चाहूँगी। तो बसरा साहब, अब आप यानी सदारती निज़ाम को अगर आखिरी ऑप्शन समझते हैं
तो हम ये कह सकते हैं कि आप लोग भी ये जो अभी सिस्टम चल रहा है इससे आप लोग बहुत ज़्यादा मायूस हो चुके हैं, हम ये समझ सकते हैं, यानी बेबसी कि अब आपको ये लगता है कि ये सिस्टम जिस तरह चल रहा है। जी डॉक्टर साहब देखिए, मैं ये नहीं कतन कह रहा हूँ कि हम इसको आखिरी ऑप्शन के तौर पर सदारती निजाम को देख रहे हैं। मैं तो ये कह रहा हूँ कि जमहूरी तरीकाकार के अंदर अगर इंतखाबे हुकूमत चलिए अगर एक ऑप्शन के तौर पे भी देख रहे हैं और चाह रहे हैं, आपकी चाहत है कि चले शुक्र है गुफ्तगू इसकी शुरू हुई, इस पे बहस शुरू हुई, तो हम उस चाहत से भी कंक्लूड कर सकते हैं आप लोग बिल्कुल बेबस हो गए हैं मौजूदा सिस्टम के आगे। मैं ये समझता हूं और मैं हमारी पार्टी के अंदर भी बहुत से लोग जो है वो इस चीज को समझते हैं कि जो कॉन्स्टिट्यूएंसी बेस्ड पॉलिटिक्स है, हल्का जाती सियासत है, ये अल्टीमेटली जो एक लीडरशिप है, जैसे प्राइम मिनिस्टर आप इमरान खान है, वो अपनी पूरी फ्री विल से जो फैसले करना चाहते हैं, कॉन्स्टिट्यूएंसी बेस्ड पॉलिटिक्स जो है किसी भी लीडर को उसका काम करने नहीं देती है। अगर आप एक सही मानों में चाहते हैं कि मुल्क के अंदर काम हो और लीडरशिप की विजन जो है उसकी इंप्लीमेंटेशन हो, तो इस तरह का निजाम होना चाहिए कि लीडर को अपनी, अब देखिए अभी हम जहां पे टेक्नोक्रेट्स की बात करते हैं, अभी प्राइम मिनिस्टर ने कहा कि राइट मैन फॉर द राइट जॉब होना चाहिए, लेकिन जब आप कॉन्स्टिट्यूएंसी बेस्ड पॉलिटिक्स में जाते हैं, जो लोग नीचे से जीत के आए हुए हैं, आप देखिए अमेरिका को हम हर तरह कोट करते हैं, उनकी मुआशरत अच्छी है, उनकी मिलिट्री स्ट्रेटजी अच्छी है, उनकी जो एक डेप्थ है दुनिया के अंदर वो बेहतर है, उनके फैसले अच्छे हैं, उनका फॉरेन ऑफिस अच्छा काम करता है, लेकिन हम कहते हैं सिर्फ उनके जो सदारती निजाम है ना, निजाम हुकूमत, वो हमें पसंद नहीं है। पूरा अमेरिका हमें पसंद है। ठीक है, चलिए बसरा साहब, धामरा साहब भी आ गए, लाइन पर आ गए, उनसे दोबारा बात करने की कोशिश। धामरा साहब अगर आप मुझे अब सुन पा रहे हैं तो बसरा साहब का मौक़िफ़ मैंने लिया, बल्कि मैं आपसे बात करना चाहती थी, आपकी लाइन ड्रॉप हो गई तो बसरा साहब को मैंने दोबारा मौका दिया। आपसे एक तो सदारती निज़ाम के हवाले से आपकी राय जानना चाहूँगी, साथ ही पीपल्स पार्टी जो मुल्क में कर्फ्यू जैसा लॉकडाउन चाहती थी, ये अचानक धामरा साहब ऐसा कौन सा दबाव आ गया जो कोरोना होने के बावजूद सड़कों पर आने का इंदिया दे रहे हैं बिलावल साहब? देखिए, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इशू ये है कि इस हुकूमत में कोरोना समेत कौन सी ऐसी चीजें, में बसरा साहब आपके प्रोग्राम में बैठे, मैं इनसे सिर्फ ये पूछूंगा कि आप रहनुमाई करें इस प्रोग्राम की तवज्जो से पूरी कौम के लिए, कि सिर्फ एक कोई ये वजारत बता दें जिसमें इन्होंने बड़े रिफॉर्म्स लाए और जिससे बड़ा इत्मीनान है पाकिस्तान के अंदर और उसमें बड़ी तरक्की हो रही है तेजी से। ये माजी की बातें फिर ना करें कि माजी में ये होता रहा, ये होता रहा, और माजी पे जब ये जाते हैं सिर्फ 10 साल पे हैंड ब्रेक पे आके शायद ऐसे महसूस होता है कि पाकिस्तान 10 साल पहले आजाद हुआ था, 5 साल PMLN की गवर्नमेंट रही, 5 साल पीपुल्स पार्टी की गवर्नमेंट रही, बाकी इस मुल्क में तो क्या दूध और की जो है वो नहरें बह रही थी और शहद की नहरें बह रही थी, ये आमरेती दौरों के ऊपर जाते ही नहीं है। इसलिए भाईजान, जब हमें हुकूमतें मिलती थी तब भी आमरेतों के दौरों का जो भी खिलवाड़ होता रहा इस मुल्क के अंदर, इस कौम के साथ, उसको साफ करने में 18 माह के अंदर हुकूमतें खत्म की जा रही थी। ये तो आप शुक्र अदा करें कि ये 18वीं तरमीम है जिसके बदौलत आप भी 5 साल पूरे करने की सोच रहे हैं, और ये आसिफ अली जरदारी साहब का शुक्रिया अदा करें। धामरा साहब, सॉरी मैं आपकी बात काट रही हूँ, ठीक है, मैं आमरे तो जमहूरियत का कोई कंपैरिजन नहीं करना चाहती, वो एक अलग बहस और बहुत लंबी बहस है, आपको भी पता है। मुझे सिर्फ ये बताएं कि जब आपको 2008 में कामयाबी मिली थी, 2008 के इंतखाबात में विफाक में आप लोगों की हुकूमत थी पीपल्स पार्टी की, तो मुशर्रफ साहब का आमरेत का दौर खत्म हुआ था, काफी लंबा, ऑलमोस्ट एक डेकेड के करीब था। मुझे बताइए कि उस दौर में तो बड़ी तरक्की की थी पाकिस्तान ने। अगर मैं स्टील मिल की एग्जाम्पल आपके सामने रखूँ, फिर आपको जब सब कुछ मिला तो आप लोगों ने, अब मैं किन अल्फाज का इस्तेमाल करूं, जरा फिर आप खुद ही वजाहत कर लें कि मुशर्रफ साहब का दौर ज्यादा बेहतर था या आप लोगों का दौर बेहतर था? मुल्क की तरक्की के लिहाज से बात करूंगी। देखिए बीबी, इसके लिए फिर आप ऐसा करें कि सिर्फ आमरेतों के दौर और डेमोक्रेटिक जो दौर रहे हैं उनमें जो होने वाली मुदाखलतें रही हैं, इस पे एक डिबेट करवा लें। ये आपके 1 मिनट के सवाल पे ये बात खत्म नहीं होगी। और जहां तक आप मुशर्रफ के दौर को बहुत ही अच्छा दौर करार देती हैं, लंबी डिबेट है जमहूरियत और आमरीत की, अगर मैं बात करूं डिक्टेटरशिप और डेमोक्रेसी की, आप सिर्फ बताएं कि स्टील मिल के बारे में। अगर आप मुशर्रफ के दौर को बहुत ही आइडियल और अच्छा दौर कह रही हैं, तो यहाँ पर बड़ी सबसे ज्यादा करी है जिसके इकदाम की वजह से मैं कंपैरिजन कर रही हूँ। एक मिनट धामरा साहब, मेरी बात जरा, जानी नुकसान उठाया था उन्होंने, इसलिए इस बात को छोड़ दें। धामरा साहब, मैं सिर्फ कंपैरिजन कर रही हूँ, एक मिनट। जैसे देखें, आप लोग एक कंपैरिजन करते हैं ना कि जी 2008 में जब आप लोग आए थे, फिर 13 में नून लीग आई थी, अब 13 के बाद जब 18 में PTI आई है, तो सब कंपैरिजन करते हैं। पिछले वाले कहते हैं जी हमारा टेन्योर ऐसा था, कर्जा ऐसा था, अब इतना है। इसी तरह मैं आपके साथ कंपैरिजन कर रही हूँ कि आप लोगों से पहले कौन था? मुशर्रफ साहब। मैं 2008 वाली बात कर रही हूँ जब आपकी गवर्नमेंट, विफाक की गवर्नमेंट बनी थी। जी मुशर्रफ था, ये जवाब है।
और मुशर्रफ ने जो इकोनॉमी मजबूत की थी ना, वो जो डॉलर के बदले जो पाकिस्तानी कौम को जिस आग और खून की होली में फेंक दिया था, जरा उस पर डिबेट कीजिएगा कि किस तरह आपने डॉलर्स लिए थे पाकिस्तानियों को अमेरिका के हवाले करते करते। ये एक मैंने कहा कि लंबी बहस है, इसको छोड़ते हैं। अच्छा, दूसरी बात पे आते हैं कि जब 2008 लंबी बहस है, ये चलिए दूसरे सवाल पर आ जाए ना, तो सड़कों पर आने का जो इंदिया 2 साल के अंदर जो कर्जे हैं उनको जरा आप कौम को बताएं कि इस तरह बड़े भाषण देते थे कि हम कर्जे नहीं लेंगे, रुपया किस तरह डिवैल्यू हुआ, डॉलर की उड़ान किस तरह है जो कंट्रोल में नहीं हो रही, पेट्रोल की कीमतें कहां तक पहुंच चुकी है, और ये आटा चीनी का बहरान कहां है, ये जो दवाइयों की कीमत कहां है, ये भी आप कंपेयर करें 2008 से लेके 10 साल और बाकी बिल्कुल वो पूछते हैं हम, बिल्कुल जहां तक बात है कि सड़कों पे निकलने वाली आप बताएं सड़कों पे आने को जो इंदिया दिया जा रहा है, जहां तक बात है सड़कों, देखें जिस तरह मजाक बनाया है इस वबा को इस हुक्मरानों ने, जिस तरह कौम की जिंदगी और सेहत से खेले हैं ये हुक्मरान, ये तो टेस्टिंग नहीं करते, ये बड़े आज भी कोरोना जो है वो सबसे बड़ा इशू है और बर्निंग इशू है पाकिस्तानी कौम के लिए, मगर इनको ये मजाक करते हैं। जाहिर है इस कोरोना के हवाले से बाकी चीजों में ये जो तबाहियां कर रहे हैं, जाहिर है अब पूरी कौम सड़कों पे निकलेगी और पॉलिटिकल पार्टीज को उनको लीड करनी पड़ेगा। अगर वो लीड नहीं किया किसी पॉलिटिकल पार्टी ने तो कौम सड़कों पे निकलेगी। कौम क्या, कराची प्रेस क्लब पे आप अपने कैमरामैन को भेजें, इनकी एक भूख हड़ताली कैंप लगी हुई है जो कहते हैं कि ये नफ्सियाती पीटीआई ने कब्जा किया हुआ है, हमारी असल पीटीआई में वापस कर दो। ये मैं नहीं कह रहा, ये पीपुल्स पार्टी के वर्कर नहीं कह रहे हैं, ये इनके अपने वर्कर कह रहे हैं। आप कौमी असेंबली में इनके जो मुल्तान के एमएनए हैं उनकी तकरीर उठा के देखें कि वो मायूस हैं, मैं नहीं कहता। आप इनके कराची के एमएनए की तकरीरें सुने लोड शेडिंग के हवाले से, वो हम नहीं कह रहे। चलिए अभी तो असेंबली में सदारती निजाम की बहस छिड़ गई है, इस पर दानियाल चौधरी साहब को भी जरा मैं मौक़िफ़ लेती हूँ। धामरा साहब आपकी इजाजत से मैं दानियाल चौधरी साहब को भी शामिल गुफ्तगू करना चाहूंगी। दानियाल साहब, बसरा साहब का मौक़िफ़ आ गया, धामरा साहब का मौक़िफ़ आ गया, सदारती निज़ाम के हवाले से चौधरी साहब मैं आना चाहूंगी क्योंकि सदारती निज़ाम की बाज़गा सुनाई दे रही है, असेंबली तक अब ये बातें छिड़ गई हैं। नाफिज कौन करना चाहते हैं चौधरी साहब, और इसका आपके मुताबिक फ़ायदा होगा नुकसान होगा, ये बहस आखिर छेड़ी किसने और क्या ऐसा हो सकता है, आपको लगता है? देखें, पहले तो ये थोड़ी नॉन फ्यूटाइल आर्गूमेंट है क्योंकि सदारती निज़ाम के लिए इनको 2/3 मेजॉरिटी चाहिए, लेकिन सवाल ये है कि ये निज़ाम और ये इसके बारे में बात छिड़ी क्यों। देखिए, बात और निज़ाम के बारे में चीज़ छिड़ी इसलिए कि जब हुकूमत इतनी इनकॉम्पिटेंट है कि जब आप मैशत नहीं संभाल सकते, आप ऑयल एंड गैस का इशू आप उसको नहीं कंट्रोल कर सकते, आप एक सूबे में BRT हो जिसको 7 साल हो गए, एक ट्रेन का सिस्टम, बस का सिस्टम आप नहीं बना सके, जहां आप आटा चीनी का बहरान कंट्रोल नहीं कर सके, जहां आप डॉलर की प्राइस कंट्रोल नहीं कर सके, जहां आपकी मैशत की सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो करेंसी की फ्लक्चुएशन है, जहां ओवरनाइट 10 रुपये डॉलर बढ़ता है और 11 रुपये कम होता है, आप उन चीज़ों को कंट्रोल नहीं कर सके। जब आप डेमोक्रेसी के बेसिक नॉर्म्स को कंट्रोल नहीं कर सके, जहां आप डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में आप नैब और दूसरे इंस्टीट्यूशंस को यूज़ करें कि पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन के लिए, जहां आप अपने इदारों को इस्तेमाल करें अपनी शील्ड के लिए, जहां दूसरे इदारे ये देखें कि सारा काम हम कर रहे हैं और सिर्फ जो हुकूमती नुमाइंदे हैं वो प्रेस कॉन्फ्रेंसेस और अपनी बयानात के अलावा कोई उनका वो नहीं, जहाँ रेलवे के हर रोज़ एक्सीडेंट्स हों और इनके जो मिनिस्टर हैं वो सिवाय प्रेस कॉन्फ्रेंसेस के और मज़ाहिया बातें करने के अलावा सुप्रीम कोर्ट कहता है कि कोई इम्प्रूवमेंट नज़र नहीं आती, कोई चीज़ नज़र नहीं आती ऑन ग्राउंड क्या हो रहा है, तो आपके तमाम सिस्टम की डीरेल होने की बातें आवाज़ें आती हैं। जब बेरोज़गारी उस हाइट पे पहुंच जाती है, गुर्बत उधर पहुंच जाती है जहां लोगों के पास खाने का रात को लगाने के लिए गैस ना हो और अगले दिन के लिए खाने के लिए खुराक ना हो, तो बात प्रेसिडेंशियल फॉर्म की भी आती है और बातें भी आवाज़ें उठती हैं। और वो तमाम चीज़ों की रीज़न क्या है? इनकॉम्पिटेंस। और जब गुर्बत, इसलिए कहते हैं ना कि गुर्बत जो है इंसान को कुफर के करीब ले जाती है। जब पेट में कुछ ना हो, हुकूमत कुछ कर ना सक रही हो और बेरोज़गारी की इंतहा हो, पीक हो, तो फिर आपको ऐसी आवाज़ें क्या, ऐसे शायद बदतर आवाज़ें आएँ। और अनफॉर्चुनेटली आज जिस तह पे हम जा रहे हैं, ये कोविड ने इस हुकूमत को एक लाइफलाइन दी है, लेकिन इन तमाम चीज़ों के बावजूद आपकी इकॉनमी इतनी ज़्यादा वीकन हो गई है, आपकी मैशत इतनी कमज़ोर हो गई है, आपके मुल्क में इदारों को तनख्वाहें देने के पैसे नहीं हैं,
तो यहाँ पर आपको ऐसी आवाज़ें सुनने में मिलेंगी, ऐसी आवाज़ें आएंगी आपको। और क्योंकि ये डेमोक्रेसी को डीरेल कर रही है, सिर्फ अपनी आवाजें इस तरह की भी सुनाई दे रही है कि जैसे शायद मौलाना फजलुर रहमान साहब अब दोबारा मार्च करने के मूड में हैं। अगर वो मार्च करते हैं तो क्या शहबाज शरीफ साहब क़यादत करेंगे? चौधरी साहब, अगर आप मुझे सुन रहे हैं कि मौलाना फजलुर रहमान साहब दोबारा मार्च करते हैं तो क्या शहबाज शरीफ साहब क़यादत करेंगे या एक बार फिर हम देखेंगे माजरत कर लेंगे शहबाज शरीफ? जी जी बिल्कुल। देखिए, हमने पहले भी उस लॉन्ग मार्च के हिस्सा, हमारा जहाँ तक रोल था, हम उनको मॉरली सपोर्ट कर रहे थे और हमने उनको ऑन ग्राउंड, हमारे लीडर्स बिलावल भुट्टो और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के और सीनियर लीडर्स, अगर आप वो फुटेज देखें तो एक ही कंटेनर पे हम साथ खड़े थे, बल्कि नमाज भी उधर पढ़ी थी और 2 दिन उनके साथ आए भी थे, तकरीरें भी की थी, और यहाँ तक कि हमारी उनके साथ कमिटमेंट थी। देखिए, जहाँ तक मौलाना साहब के साथ और पूरी अपोजिशन पार्टीज़ को साथ लेके चलने की बात है, देखिए आज अपोजिशन क्यों इकट्ठी हो रही है, वो इसलिए कि जो मुल्क में मईशत का हाल कर दिया है इन लोगों ने, जो पिछले 2 साल में हर चीज़ कहते हैं हम करेंगे, जहाँ बिजली का बहरान आने शुरू हो गया, यहाँ इनसे कोई आप सेक्टर को आप देख लें, कोई सेक्टर को आप टच करके देख लें, इन्होंने हर सेक्टर का जब बेड़ा गर्क कर दिया, हर सेक्टर को रिसेशन की तरफ ले गए, तो अपोजिशन फोर्सफुली फिर ऑन टेबल्स आने पे मजबूर है कि इनको इतनी अच्छी अपोजिशन नहीं मिल सकती। लेकिन हम फिर एक चीज़, हमारे और इनमें एक फ़र्क है कि हम कागज़ नहीं लहराएंगे सिविल नाफरमानी के, हम ये नहीं कहेंगे कि एम्पायर ने उंगली दिखा दी, हम एम्पायर की उंगली का रात के 12 बजे इंतज़ार नहीं करेंगे, हम ये नहीं कहेंगे कि अपने घर के मीटरों के बिलों को आग लगाओ और हुकूमत के ख़िलाफ़ जंग का ऐलान कर दो, हम ये नहीं कहेंगे कि जलाओ घिराओ और आग लगा दो, क्योंकि ये हमारा पाकिस्तान है, हमने इस मुल्क में रहना है और यहीं सियासत करनी है। ये तो इम्पोर्टेड लोग हैं और वापस भाग जाएंगे। सियासत तो मेरे ख्याल से यही नजर आता है कि जिसका जो दिल चाहता है वो बोल देते हैं। बसरा साहब की तरफ मैं जरा जाऊंगी, ठीक है, मैं आपको दोबारा मौका देती हूं। चौधरी साहब, बसरा साहब, मुझे मौलाना फजलुर रहमान साहब का टॉपिक छेड़ा तो मेरे ज़हन में अचानक आ गया कि मौलाना साहब ने जब लास्ट टाइम धरना दिया था, जब शहबाज शरीफ साहब ने माजरत कर ली थी क़यादत करने से, उन्होंने कहा कि मैं खाली हाथ नहीं लौटा हूँ, लेकिन आज तक मौलाना साहब ने ना दिखाया ना बताया कि क्या लेकर लौटे थे। आपको कुछ बताया तो मुझे जरा प्लीज बता दें। डॉक्टर साहब, देखिए, मेरे ख्याल में मैंने दोनों पार्टिसिपेंट्स की गुफ्तगू सुनी है। मैं क्विकली धामरा साहब को जवाब देना चाहूंगा। धामरा साहब कह रहे हैं कि फौजी आमरों के दौर में और इनकी जमहूरी दौर के अंदर बड़ा ही फर्क था। मेरे ख्याल में आज धामरा साहब, ना मैं बोला हूँ, ना डॉक्टर फिजा बोली है, ना पाकिस्तान के आज के 23 करोड़ अवाम बोले हैं कि जनाब जुल्फकार अली भुट्टो जो थे वो डैडी की नर्सरी से निकले थे। एक डैडी नामी एक नर्सरी थी, वहां से पल के निकले थे और निकलने के बाद उन्होंने फरोग पाया था। और जिस मुशर्रफ को अभी आप गाली दे रहे हैं ना जी, कि मुशर्रफ तो जनाब वो कुफर था जमहूरियत के ऊपर, तो बीबी शहीद से पढ़े तो आप लीडर नहीं है, ना पीपल्स पार्टी उससे उनसे आगे की नजरियाती जमात है। बीबी ने कहा था कि मैं नवाज शरीफ जैसे जंगली आदमी से, ये उनके वर्ड्स है, नवाज शरीफ जैसे जंगली से मैं हाथ नहीं मिला सकती, मुशर्रफ उससे बदरजहा बेहतर है। तो आप, मुझे समझ नहीं आती कि आप हशर में किससे वफाओं का सिला मांगेंगे। आप सजदा खालिक को भी और इब्लीस से याराना भी। आप बिल्कुल क्लियर हो जाए पहले तो, लोगों को धोखा नहीं आप दे सकते कि एक तरफ आप फौजियों के जिलानी साहब से और BMW दे के और डैडी की नर्सियों से निकले और जो ही अपना मतलब निकले तो फिर कहें फौज तो बड़ी बुरी है और ये निजाम बड़ा बुरा है। आप इसी निजाम की पैदावार है और मैंने आपको मिसाल से बता दिया। आप दानियाल साहब की तरफ आते हैं जी। दानियाल साहब ने एक चीज एडमिट कर लिया, उन्होंने कहा कि सारी अपोजिशन बराए तहफ़्फ़ुज़ बदनूनी, डॉक्टर साहब ये आपकी प्रोग्राम उन्होंने इंकशाफ कर दिया आज कि सारी अपोजिशन शहबाज शरीफ से लेके जो हाकिम अली जरदारी के पोते से लेके सारी अपोजिशन इस कंटेनर पे इकट्ठी थी, जिस कंटेनर से वो खाक चाट के नीचे उतरे, खाक चाट के नीचे उतरे। सारी पाकिस्तान की अपोजिशन आ गई कंटेनर के ऊपर, लेकिन इमरान खान की हुकूमत को और उनके नजरिए को हरा नहीं सकी है। ये तो आपने मान लिया। अब ये कह रहे हैं जी कि हम इस तरह के नहीं है, इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से इशारा लें। ख्वाजा आसफ एड़ी चोटी का जोर लगा रहे हैं। हम गुफ्तगू को यहीं से कंटिन्यू करेंगे। चौधरी साहब आपसे, धामरा साहब आपसे भी जवाब लूंगी इनकी बातों का शॉर्ट ब्रेक के बाद।
वेलकम बैक नाज़रीन। तमाम मेहमान मेरे साथ मौजूद हैं, दानियाल साहब मेरे साथ मौजूद हैं, उस्मान बसरा मेरे साथ मौजूद हैं, आजिज़ धामरा, और इस सेगमेंट में मुझे ज्वाइन कर रहे हैं ब्रिगेडियर रिटायर्ड गजनफर अली साहब। ब्रिगेडियर साहब बहुत शुक्रिया आपका भी ज्वाइन करने के लिए। ब्रिगेडियर साहब, सदारती निज़ाम की जो एक बहस छिड़ चुकी है और असम्बली तक पहुँच गई है। अभी बसरा साहब ने कुछ देर पहले मुझे बल्कि दबे अल्फाज में नहीं, ओपन अल्फाज में उन्होंने बोला कि हाँ किसी हद तक ये चाहते हैं कि सदारती निज़ाम आ जाए। आप सदारती निज़ाम के हवाले से क्या बात करेंगे कि आपको लगता है कि वक्त की अहम ज़रूरत है सदारती निज़ाम, और जितने हमारे मसाइल हैं वो निज़ाम आने से वो मसाइल के आपको हल होते हुए दिखाई देते हैं अगर आ जाते हैं एनी केस? मेरे ख्याल में तो निज़ाम कोई भी बुरा नहीं होता। बहुत दुनिया पूरी है जहाँ पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी भी चल रही है, प्रेसिडेंशियल सिस्टम ऑफ द गवर्नमेंट जैसे अमेरिका में आप देखती हैं चल रहा है, जमहूरियत भी चल रही है, असम्बलियाँ भी चल रही हैं। लेकिन उन तमाम को जो चलाने वाले लोग हैं ना, उन्होंने अपने मुल्क की लूट मार नहीं की। अभी एक नई किताब आई है, उठा के पढ़ लीजिएगा, जिसमें जनाब मोहतरम नवाज शरीफ की जो करप्शन है, एब्सोल्यूट और मैसिव करप्शन है, उसके रिकॉर्ड खोले। इसी तरह उसके साथ साथ बाकी जो पीपल्स पार्टी का दौर उठा के देख लें, इवन आप वो दौर उठा के देख लें जिसमें अगर मतलब पाकिस्तान वजूद में आया था तो उसके बाद फिर अयूब खान का जो मार्शल लगा, उसके बाद से लेके अब तक आप देख लें, हमने मुख्तलिफ प्रेसिडेंशियल सिस्टम उस ज़माने में ट्राई नहीं हुआ। उन्होंने एक लोकल बॉडीज़ का सिस्टम भी लिया आए थे अयूब खान साहब। तो सिस्टम जो है ना, लेकिन हर सिस्टम जो है यहाँ पे वो करप्ट हो गया, हर सिस्टम कॉम्प्रोमाइज़ हो गया, इसलिए कि जो सिस्टम को चलाने वाले लोग हैं ना तो वो कमिटेड हैं, ना वो डेडिकेटेड हैं, ना उनके अंदर मतलब उनको वो जो कॉज है, बुनियादी कॉज है, उससे रिलेटिव इम्पैक्ट आपको रिलेटिव कनेक्टिविटी जो है वो नज़र आती है। अब आप प्रेसिडेंशियल सिस्टम ले आएंगे तो आप क्या प्रेसिडेंट तो ऑस्ट्रेलिया से इम्पोर्ट करेंगे? आप प्रेसिडेंट जो है वो कहीं बाहर से लेके आएंगे? प्रेसिडेंट के नीचे जो लोग होंगे या उसके साथ जो कैबिनेट होगी वो क्या करेंगे? कुछ लोग आप सिंगापुर से ले आएंगे, कुछ हांगकांग से ले आएंगे, कुछ कहाँ से लाएंगे? हमारे इन्हीं लोगों ने चलाना है ना सिस्टम। जो सिस्टम जो है वो कभी बुरा नहीं होता। बड़ी गहरी, बड़े मजे की बात की आपने ब्रिगेडियर साहब, कहाँ से इंपोर्ट करके ले आएंगे प्रेसिडेंट? ठीक है जी, इन्हीं लोगों ने सिस्टम चलाना है। यानी आपके कहने का मकसद ये, कंक्लूजन मैं ये कर सकती हूँ कंक्लूड कि जी लोग मैटर करते हैं, सिस्टम कोई भी वो अच्छा हो सकता है, चलाने वाले अच्छे होने चाहिए, आप ये कह रहे हैं। आजिज़ धामरा साहब, मैं आपकी तरफ भी आना चाहूँगी, आपसे मैं एक अहम सवाल पूछना चाहती ब्रेक से पहले। आपके मुताबिक हुकूमत अगर फेल हो चुकी है, धामरा साहब अक्सर आप लोग बात करते हैं जी हुकूमत फेल हो चुकी है, अच्छा जी नून लीग के साथ मशरूत हुकूमत जिसमें कश्मीर कमेटी के चेयरमैन एक बहुत ही अजीम हस्ती आप लोगों के मुताबिक मौलाना फजलुर रहमान साहब, पाकिस्तान के तमाम मसाइल का हल, धामरा साहब क्या यही है अब? धामरा साहब की लाइन शायद दोबारा ड्रॉप हो गई है। ठीक है जी, ठीक है। उस्मान बसरा साहब, मैं आपकी तरफ आना चाहूंगी, फिर मैं दानियाल आपकी तरफ। धामरा साहब की आवाज आ गई जी, धामरा साहब जी आपको मेरा सवाल सुनाई दिया। मैं आपसे जानना ये चाह रही थी कि आप इस हुकूमत को फ्लॉप करार कर जी 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 देखें, कहने का मकसद ये है कि पाकिस्तान 73 के कॉन्स्टिट्यूशन के तहत पाकिस्तान रियासत जो है वो काम कर रही है, मगर निजाम को चलाने के लिए लोगों की जरूरत है। मैं इस बात से इत्तेफाक करता हूं, मगर इशू ये है कि आप ये निजाम जो एक खुद मुख्तार पार्लियामेंट का निजाम भी नहीं चला सकते हैं, तो आप प्रेसिडेंशियल निजाम किस तरह चलाएंगे? अब मिसाल के तौर पर अभी बात की थी, बसरा साहब ने भुट्टो साहब के ऊपर तनकीद की थी। देखें, हैसियत पॉलिटिकल लीडर भुट्टो साहब अयूब खान की काबीना में जरूर शामिल थे। उन्होंने बतौर एक नौजवान इंडिविजुअल भुट्टो साहब को शामिल किया। भुट्टो साहब ने इख्तिलाफ किया जब उन्होंने 67 में पॉलिटिकल पार्टी बनाई और पार्टी के चेयरमैन रहे। एक मिनट के लिए बताएं कि उन्होंने वैसे पॉलिटिकल लीडर चेयरमैन पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी अगर किसी भी आमले से एक मिनट के लिए भी हाथ मिलाया। इसलिए तारीख को झुटलाना पीटीआई का काम है, बाकी नेशनल टीवी पे इस तरह झूठ ना बोले जाए। देखिए, दूसरी बात मैं इनसे आपकी तरफ से चंद सवाल पूछना चाहता हूं कि इनसे पूछें कि ओगरा की सिफारिश के बगैर पेट्रोल की अचानक जो कीमत बढ़ गई 26 रुपए, आपको ये सुनने की थी या PMLN ने की थी? इनसे ये पूछें कि या बाबर नदीम जो थे उनको आपने फैसिलिटेट करने के लिए ये सारी चीजें की? इनसे पूछें डॉलर बढ़ाने
बढ़ाने का मुतालबा आपसे पीपुल्स पार्टी ने किया या PMLN ने किया? इनसे पूछे कि सब्सिडी बिलावल भुट्टो जरदारी के कहने पे दी या शहबाज कहने पे दी? इनसे पूछे कि हम में से किसने आपको कहा कि आप 500% दवाइयां महंगी करें और उनको कीमतें कंट्रोल ना करें? इनसे पूछे कि किस अपोजिशन जमात के कहने के ऊपर आपने चीनी चोर जहांगीर तरीन को बाहर जाने दिया? इनसे पूछे कि किस अपोजिशन जमात ने आपको कहा कि आटा महंगा कर दो, चीनी गायब चले इतने तो सवाल बसरा साहब को सवाल ही भूल जाएंगे ना। ब्रेक लगाएं जरा, फिर मैं पूछती हूँ। धर्मा साहब जरा ब्रेक लगाएं, फिर मैं पूछती हूँ ना जी बसरा साहब जी। इनसे पूछे कि बीआरटी के खड्डे कौन कहता है? अब बसरा साहब भी जवाब में आपसे पूछना ना शुरू हो जाए इसी तरह स्पीड के साथ कि ये बताएं वो बताएं, सबके पास एक दूसरे के लिए बहुत सी बातें। जी बसरा साहब जवाब देते हैं जी बसरा साहब। हमें डॉलर की प्राइस, इन्होंने सही कहा है कि हमें डॉलर की प्राइस किसने कहा? हमें जब पता चला कि पाकिस्तान के अंदर एक ऐसे चोर और निकम्मे आदमी की हुकूमत रही है जिसने आर्टिफिशियली इस डॉलर की प्राइस को नीचे रखने के लिए मुल्क के जो फॉरेन एक्सचेकर है उससे 40 अरब US डॉलर निकाल के जुए की मद में मार्केट के अंदर सिटा खेलता रहा है। तो वो हुकूमत अब चली गई थी तो हमें पता चला कि अब डॉलर की जो है वो कीमत हमें आप सही मानों में ऊपर लेके आनी पड़ेगी। आप कह रहे हैं किसने कहा कि सब्सिडाइज करें? जब हमें, आप धामरा साहब सुन लीजिए, धामरा साहब सुन लीजिए, जब हमें पता चला पार्टी के डाकू की हुकूमत जो है वो ओमनी ग्रुप के साथ मिलकर शुगर का काम करती रही है और मिलियन। अच्छा वैसे बसरा साहब की बात आप लोग करते हैं ना कि डॉलर की जो मसनूई तौर पे की, ठीक है, अच्छा ये सागदार साहब के हवाले से जो आप लोग बात करते हैं डॉलर के हवाले से, मसनूई मेथड के हवाले से, दानियल मैं आपकी तरफ आना चाहिए। सागदार साहब को अभी भी मैंने 2-3 बार उनको YouTube चैनल्स पे भी मशवरे देते हुए देखा है कि वो कहते हैं कि जी अभी भी इकॉनमी मुझे अगर दे दी जाए तो मैं तो उसको बिल्कुल परफेक्ट कर दूंगा। दानियल चौधरी साहब, सागदार साहब तो अभी भी बड़े कॉन्फिडेंट दिखाई देते हैं, लेकिन मैंने मतलब ये सब लोग सवाल पूछते हैं कि जितने भी लोग कॉन्फिडेंट हैं, नवाज शरीफ साहब जमानत पर गए, कोई इश्तिहारी है, कोई फरारी करार पाया, तो मुझे बताएं कि वो लोग वापस क्यों नहीं आते हैं, फेस क्यों नहीं करते तमाम चीज़ों को? वतन से मोहब्बत भी तो वतन में वापस आना मेरे ख्याल से बनता है। देखें, जहाँ तक मियां नवाज शरीफ साहब की बात है, जब उनको सज़ा मिली तो वो अपनी बेटी समेत पाकिस्तान में आए और उनको पता था कि उनको कैद मिलनी है, उनको पता था कि उनका तमाम ये सिस्टम उनका इंतज़ार कर रहा है। और लेकिन हमें अपने जमहूरी सिस्टम के ऊपर एतबार है। मियां नवाज शरीफ कोर्ट्स के ऑर्डर के थ्रू, अपनी सेहत की वजह से, कोर्ट की परमिशन से और हुकूमत की परमिशन से गए हैं। और अगर इनको कोई उससे इख्तलाफ रहे है तो जहाँ से इन्होंने परमिशन लिया वो हुकूमत खुद है, इन्होंने अपनी हुकूमत ने अलाउ किया था। उनको ये भी पता था कि मैं मुझे ज़मानत भी मिल जाएगी, सिस्टम ने आपके हाई कोर्ट बहुत लंबा अरसा मिल जाएगा अपनी मर्जी से आराम करने के लिए, कहता है कि वो वापस आएँ तो नहीं, बिल्कुल हमें बिल्कुल ऐसा ना पता था, ना कुछ हमें था। हम तो एक सिस्टम के ऊपर वो 1.5 साल उस केस में रहे जिसमें उनको बरी हो गए। उसके बाद आज भी जिन जज ने उनको सज़ा दी, आपने उनका भी देख लिया, क्या कहाँ से शुरू हुए थे और ख़त्म मकामा के ऊपर हुए, और क्या करप्शन, लाखों अरबों रुपए की करप्शन की बातें करने वाले आज अपनी रिपोर्ट पे लिखते हैं कि नॉट इवन अ सिंगल पेनी ऑफ करप्शन व्हाटसोएवर हैज़ बीन फाउंड इन द नेम ऑफ द फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर मियां मोहम्मद नवाज शरीफ। हमने अकाउंटेबिलिटी कल भी फेस की और हम आगे आने वाले दिनों में भी करेंगे। हमारी पार्टी के लीडर हमजा शहबाज साहब पिछले 1 साल से जेल में हैं। उन मियाँ साहब की बेटी मरियम, जिसका पॉलिटिकल से पॉलिटिक्स इनकी पुरानी सियासत या चीज़ों से कोई लेन देन नहीं था, वो 1 साल जेल में गुजार के आई। अपनी वालदा को जो डेथ बेड पे थी उनको छोड़ के आई सिर्फ इस मुल्क की खातिर। और हम अकाउंटेबिलिटी का सिस्टम फेस करेंगे और करते रहे हैं। लेकिन बात ये है कि अकाउंटेबिलिटी होती क्या है? अकाउंटेबिलिटी वो होती है जो नज़र आए अक्रॉस द बोर्ड होते हुए है। और वो जब आप देखते हैं उस अकाउंटेबिलिटी का वर्क, आप पीछे करते हैं पेज, तो आप देखते हैं एक नैब या एक इंस्टीट्यूशन KPK में भी था। और मेरे भाई जो इतने चीख चीख से बोलते हैं बसरा साहब, ये मुझे अकाउंटेबिलिटी के जज का नाम, अकाउंटेबिलिटी के हेड का नाम बता देंगे? नैब का हेड कौन था पिछले 5 साल KPK में? उसने किन केसेस के ऊपर डिसीजंस दिए? क्या नैब फाल थी या गैर फाल थी पिछले 5 साल? और अगर ये बता दें कि ये इतना ही ज़्यादा ये बात करते हैं अकाउंट चौधरी साहब, आपको वैसे बसरा साहब के चीखने पे ज़्यादा एतराज़ है, जो सवाल उठाते हैं वो उस पर एतराज़ है। इमरान खान साहब क्यों स्टे ऑर्डर्स के पीछे खुद अपना मुंह लेके चुप रहे हैं?
नहीं, हमें कोई नहीं। देखिए, इनके सवालों का जवाब आपकी तरफ आना चाहिए। ठीक है, ब्रिगेडियर साहब मुझे एक बात बताइएगा, चौधरी साहब मेरे साथ है मुस्लिम लीग नून से, मुझे बताइएगा कि अगर नवाज शरीफ साहब के हवाले से मैं ये सवाल पूछूं, कोई भी एंकर सवाल पूछे, कोई भी पाकिस्तानी सवाल पूछे कि जी जमानत पर गए, आए नहीं अभी तक, तो जिस तरह इन्होंने जस्टिफाई किया नवाज शरीफ साहब को, आपको लगता है कि जस्टिफिकेशन ये जो ये वजह है मुस्लिम लीग नून से कोई भी उनका नुमाइंदा बैठ इस तरह अपने ताहयात कायद के बारे में उसको डिफेंड करे, आपको लगता है कि वजह है ये? बात ये कि जहाँ तक करप्शन की बात, जहाँ तक आप करप्शन की बात या इन्वॉल्वमेंट ऑफ लीडरशिप इन करप्शन, उसके हिसाब से आप बात करेंगी तो ये जितने भी दोनों पार्टियां हैं, पीपल्स पार्टी हो गई या अपना नून हो गई, दोनों एक दूसरे के बड़े छोटे भाई हैं। अपना पिछले 12 साल से सिंध में पीपल्स पार्टी की हुकूमत है। पीपल्स पार्टी की हुकूमत है, बारिश होती है तो घरों में पानी आ जाता है। क्लिफ्टन के ऊपर जो कुछ स्टेटमेंट पहले लोग दे चुके हैं वो आपको पता है। तो ये चीज़ें जो है ये आप डिस्कस करते रहेंगे, कोई लॉजिकल एंड पे पहुंचेंगे नहीं। लेकिन ये है कि कंपल्सिव जो है ना, जो कुछ किया है वो उसकी आप हमारे बात पे यकीन ना करें। आप बीबीसी की जो वीडियोस हैं या जो अभी वेस्टर्न ऑथर ने जो लिखा है या न्यूयॉर्क टाइम्स में जो इन्वेस्टिगेटिव स्टोरीज छपी हैं इन दोनों पार्टीज के रूल के बारे में, वो उठा के पढ़ें। मैं कहूँगा तो शायद कोई कहेगा कि मैं इस पार्टी की बात कर रहा हूँ, इस पार्टी की बात कर रहा हूँ। तो बात ये एस्टेब्लिश है कि रज के खाया, दबा के खाया, इस मुल्क को इन्होंने खोखला करके रख दिया। इस पूरी तरीके से बेतहाशा इंक्वायरियाँ पड़ी हुई हैं इनके दौर की, अभी भी पंजाब गवर्नमेंट के बाद जो ये लोग परसू नहीं करते। एक कर्ज उतारो मुल्क सवारो की स्कीम चली थी, आपको याद है? औरतों ने अपनी चूड़ियाँ उतार के दे दी थी, PMLN के ज़माने में चली थी। उसका हिसाब किताब कहीं आपको किसी ने दिया आज तक कि वो पैसा जो कर्ज उतारो मुल्क सवारों का तो कहाँ गया? कौन कौन सी आप चीज़ों को खोलेंगे, किस किस चीज़ को खोलेंगे? और कोई पीपल्स पार्टी जो इतने सवाल अभी धमरा साहब पूछ रहे थे, उनसे कुछ यही पूछ ले कि भाई बेनज़ीर भुट्टो इतनी बड़ी लीडर थी, इतनी बड़ी लीडर थी कि मेरा ख्याल साउथ एशिया में इतनी बड़ी लीडर इतनी इमेजिनेशन के साथ, इतने विजन के साथ पैदा नहीं हुई। मैं ये कैटेगोरिकली कह सकता हूँ इस दौर में, जिस दौर में हम रह रहे हैं। बेनज़ीर भुट्टो शहीद हो गई, पीपल्स पार्टी की हुकूमत गई। इनसे पूछे इन्होंने, पीपल्स पार्टी की हुकूमत ने उनके कातलों को पकड़ लिया? वो जो स्कॉटलैंड की यार्ड की टीम आई थी उसको टर्म्स ऑफ रेफरेंसेस कौन से दिए गए थे? तो मैं मतलब अब किस किस चीज़ पे आप बात करें, क्या कहें, कहाँ से जाके शुरू करें? अभी यहाँ पे जी धामरा साहब ब्रिगेडियर साहब के सवाल का जवाब देना पसंद करेंगे। आज आपके पायलट को मतलब है दुख की बात है फिजा कि एथियोपियन एयरलाइन ने पाकिस्तानी पायलट्स को ग्राउंड कर दिया। अब आप मुझे बताइए कि लोगों को जॉब नहीं मिल रही, ये हुकूमत अपनी स्टेटमेंट से लोगों को जॉब से निकाल रही है। अच्छा धामरा साहब ब्रिगेडियर साहब आपके सवाल का जवाब देना चाह रहे हैं। जी धामरा सिस्टम ऑफ गवर्नेंस है, ये कौन सा सिस्टम ऑफ गवर्नेंस जो चल रहा है? तो हर ब्रिगेडियर गजनफर साहब धामरा साहब जवाब देना चाह रहे हैं। जी बेइंतहा करप्शन की गई, तो तजिया निगार नहीं होते। अच्छा मेरी बात सुने, मुझे पता है कि ब्रिगेडियर साहब जो हैं वो सच्चे पाकिस्तानी हैं और इनके दिल में पाकिस्तान का दर्द होगा और करप्शन नहीं होनी चाहिए। मगर देखें ब्रिगेडियर साहब ने 2 पार्टी हुकूमत के ऊपर तो तनकीद की है। पाकिस्तान को आजाद हुए 70-77 साल हो गए हैं, इसमें माशाल्लाह की गवर्नमेंटें भी रही हैं। ब्रिगेडियर साहब तजिया कीजिएगा बिल्कुल एक्चुअल बेसिस पे, आप सच्चे पाकिस्तानी हैं, मुझे इत्मीनान है आपके ऊपर। मगर माशाल्लाह के दौर के अंदर क्या हुआ, आपने शहीद बीबी के कातलों अच्छा ब्रिगेडियर साहब जवाब देना चाहिए। धामरा साहब सुनिएगा। जी ब्रिगेडियर साहब यहाँ तो जनरल ब्याह के ब्रिगेडियर साहब कुछ कहना चाह रहे हैं, तो इसलिए छोड़ दे इस बात को। ब्रिगेडियर साहब आप ही धामरा साहब एक मिनट, ब्रिगेडियर साहब कुछ कहना चाह रहे हैं ना, बस जवाब सुन लेना। जी ब्रिगेडियर साहब सुनिए, आप पर्सनल क्यों हो रहे हैं? आप पर्सनल क्यों हो रहे हैं? ब्रिगेडियर साहब मैंने ऐसी कौन सी बात की? मैं तो कह रहा हूँ आप सच्चे पाकिस्तानी हैं, आप करप्शन के खिलाफ हैं, मैं कह रहा हूँ। मगर पाकिस्तान के अंदर क्या 2 पार्टियों ने हुकूमत की है? अगर इस पार्टियों में कोई गड़बड़ हुई है, यहाँ पर नैब मौजूद है, कौन पकड़ेगा हमें? कौन जेलों में डालेगा? यहाँ पर तो एहतियात हुआ है, हमारा 11 साल एहतियात हुआ है। और जनरल मुशर्रफ से जनरल धामरा साहब जवाब भी सुन लेना, सवाल तो आप पूछ लेते हैं इतने ज्यादा एक ही सांस में। अच्छा अब ब्रिगेडियर साहब जी मैंने आपको शुरू में कहा 2 साल की करप्शन अभी करप्शन जो हो रही है उस पर भी बात कर ले तो हम कहें कि आप तजिया निगार। मैं आपसे अर्ज कर रहा हूं। धामरा साहब ब्रिगेडियर साहब का जवाब जरा सुन ले, वक्त की कमी है। जी मुझे क्लैरिफाई कर लें। जी धामरा साहब मैंने आपको किया, मैंने शुरू में जी ब्रिगेडियर साहब, जी ब्रिगेडियर साहब, आप धामरा साहब जरा आप सुनिएगा। जी ब्रिगेडियर साहब
अयूब खान का दौर रहा, क्या वहां पे करप्शन रुक गई? आप एक नए लोकल बॉडी सिस्टम उन्होंने इन्वेंट कर दिया, फिर ये अपना जिया का मार्शल रहा, मुशर्रफ साहब का दौर रहा, लेकिन हमारे यहाँ जो कमिटमेंट लोगों की कॉज के साथ होनी चाहती कि मुख्तलिफ सिस्टम करप्शन को रोक सकते, चाहे वो पार्टी थी, चाहे वो डिक्टेटर्स थे, चाहे कोई, वो नहीं हुआ हमारे यहाँ। इसका मतलब है सिस्टम नहीं, इंडिविजुअल्स ने ये करने की कोशिश नहीं की। प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट तो पाकिस्तान में रह चुकी है, अयूब खान के जमाने में रही, अपना मुशर्रफ के जमाने में रही, जनरल जिया क्या थे, वो वन इन ऑल थे ना, तो क्या करप्शन उसके जमाने में रुक गई थी? तो बात ये चीजें हैं, जब आप इश्यूज को हैंडल ही नहीं करेगी, चाहे वो मिलिट्री लीडरशिप है, चाहे वो पॉलिटिकल लीडरशिप है, तो फिर आप सिस्टम कोई भी ले आए, फर्क कोई नहीं पड़ेगा। ठीक है जी, ठीक है जी। तमाम मेहमान बहुत शुक्रिया। मुझे ब्रेक पे जाना है, ब्रेक से आने के बाद बात करेंगे मीडिया फेरॉन की। मेरे साथ मौजूद होंगे असद खरल साहब और सदीक जान। वेलकम बैक नाजरीन। कुफर टूटा खुदा खुदा करके मीडिया इंडस्ट्री की सबसे बड़ी काली भेड़ मीर शकील रहमान, जो खुलेआम सहाफ़त को कारोबार का नाम देता रहा, उससे नैब ने बिलाखिर तहकीकात का आगाज़ कर ही दिया। मीर शकील को एक ही ब्लॉक में 1 कनाल के 54 प्लॉट्स दिए गए, 2 गलियों के लिए 3 कनाल जो इजाफी राजी है वो भी दी गई, और LDA की जो एग्जम्पशन पॉलिसी है उसके तहत नाजरीन 1 कनाल के 15 से ज़ायद प्लॉट अलॉट नहीं हो सकते थे। इस पर बात करने के लिए इस सेगमेंट में मेरे साथ मौजूद हैं असद खरल साहब और सदीक जान। सदीक, सबसे पहले मैं आपकी तरफ आना चाहूँगी फेस नहीं केस वाली पॉलिसी इस केस में अप्लाई क्यों होती हुई दिखाई नहीं दे रही? सदीक, हम ज़ाहिर मुसलसल बात कर रहे हैं, और अब क्योंकि लाहौर हाई कोर्ट ने भी ज़मानत की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी है, और इसका मतलब वाज़े तौर पर यही है कि लाहौर हाई कोर्ट के जजेस को भी नज़र आया है कि इस केस में काफ़ी पोटेंशल है, इसमें ऐसी चीज़ें मौजूद हैं कि इस शख्स को ज़मानत नहीं दी जानी चाहिए और इसके ख़िलाफ़ मज़ीद तहकीकात होनी चाहिए और इस केस को ट्रायल में आगे बढ़ना चाहिए। और हम तो मुसलसल इस प्रोग्राम में ज़ाहिर है ये बात कर रहे हैं कि जो DG नैब लाहौर हैं शहजाद सलीम साहब, वो ख़ुद इस मामले को देखें कि ये तासुर बिल्कुल नहीं जाना चाहिए कि नैब जो है वो शायद कोई दौरा म्यार है कि बाकियों के जहाँ पे मामलात होते हैं तो सबसे छानबीन की जाती है, पूछगुछ की जाती है, सबको नामजद करके और उनसे चीज़ें निकलवाई जाती हैं, उनको देखा जाता है। तो नए हुकाम ये कह तो ज़रूर रहे हैं कि बिल्कुल किसी भी तरह से ये तासुर नहीं जाएगा कि जिन जिन लोगों को इसमें पूछा जाना चाहिए, जिन जिन लोगों को शामिल तफ्तीश किया जाना चाहिए, उनको शामिल तफ्तीश नहीं किया जा रहा। तो ज़ाहिर है अभी जब ट्रायल स्टार्ट होगा हम इस पर नज़र रखे हुए हैं, हम इसको देखेंगे और जहाँ पर हमें लगेगा कि कोई डील या ढील का तासुर मिल रहा है तो उस पर ज़रूर हम बात करेंगे। सही है। चलें जी, खरल साहब की तो बड़ी गहरी नज़र है इस इशू पर। खरल साहब आपकी तरफ आना चाहूँगी। खरल साहब, नैब ने इस केस में मीर शकील के अहले खाना को शामिल तफ्तीश अब तक क्यों नहीं किया? मामला ये है फिजा, इसमें सिर्फ मीर शकील रहमान, उनके जो साहबजादे हैं मीर इब्राहिम रहमान, उनकी अहलिया शहीना शकील, ये फैमिली, ये तो बहुत छोटी बात है। इसके अंदर मैं अब आपको धमाका खेज खबर देने जा रहा हूँ। ये बोल न्यूज की स्क्रीन पे जिस तरह हमेशा बोल आप भी बात करते हैं, सदीक जान भी करते हैं, हम वो लोग हैं जो मीडिया मालकान, मीडिया ब्राउन और बड़े बड़े जो लिफाफे जर्नलिस्ट हैं उनके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट हो, वीलॉग हो, यूट्यूब हो और बात बोल न्यूज है या मैं जिस तरह हूँ आप देख रहे हैं, सदीक जान है, किस तरीके से बड़े बड़े जो माफिया या दावेदार जो हुकूमतें गिराने बनाने के थे उनको हमेशा एक्सपोज करते हैं। आप रिकॉर्ड पे ये चीज है। इस तरह बोल भी वो चैनल है, वो चैनल तो उसको लिबर्टी है, हक और सच जिसके बारे में मर्जी हो। उन्होंने कभी नहीं कहा हमें कुछ स्क्रिप्ट नहीं दिया जाता, हमें जो बात सच और हक और कहता है वो बताई जाए, दावत नहीं, कोई ख्वाहिशात पे खबरें नहीं बनाते जिस तरह नीला पीला चैनल बनाता है, हेडलाइन नहीं बनाते। मैं आपको धमाका के खबर दे रहा हूँ जी। खबर ये है कि आप मुलजिमों की दिल थामने कहते हैं ना, इन्होंने कितने वकील इसके केस ये सिविल ट्रांजैक्शन की जो कहानी सुनाते रहे हैं और जंग में बड़े बड़े इश्तहारात, और जिस दिन बेल कैंसिल हुई सफेद मातम भी नीले पीले चैनल पे आपने देखी, यानी एक अदालत शाम को लगी
उसके अंदर मुलजम के वकील यानी मीर इब्राहिम इसमें मुलजम है, जारी बात है। मीर शकील रहमान उनका चैनल इस्तेमाल किस लिए हो रहा है, और मुखला साहब जो उनके वकील और जो बाहर के जहाँ पे वो आपको पता है लाहौर में ग्रैंड डिनर हुआ, वो इनविटेशन आया एक बड़े एंकर और वो जो उनके कालम नवीस है मॉडल टाउन में कि जनाब मीर इब्राहिम भी उधर होंगे, बड़े बड़े मुखला को बेल लाया गया, फिर उसके बाद बड़ा बड़ा उनसे पाँव को तरले मिन्नतें की गई कि बेल किस तरीके से मेरे पापा की करवा दे। बाहर में लोग जब डाइस पे मैं खड़ा था, जैसे सरदार जो बेल कैंसिल हुई, मैं बता रहा हूँ थोड़ा सा एनवायरमेंट अवाम के लिए, वहां पे राना सनाउल्लाह साहब साथ खड़े थे, अमजद परवेज साहब खड़े थे, बारगू कर रहे थे, आजमगीर तारड़ साहब साथ उनको हेल्प कर रहे थे, आबद साकी साहब पाकिस्तान बारगू वो बैठे थे, बड़े बड़े मुकला जंग और जियो के बड़े बड़े सीनियर स्टाफ आलमोस्ट उधर सारा खड़ा था, मीर इब्राहिम थे, उनके दोनों भाई थे और बहुत सारे लोग थे। अब मामला क्या हुआ, जब बेल कैंसिल होती है तो रात को सफे मातम बिक जाती है, और पता है क्या कहते हैं, कहते हैं उठो निजाम तो तबाह हो गया है, सिविल सोसाइटी मैदान में आ जाए, मुकलस निकल आए। क्या हो गया भाई, एक करप्ट पकड़ा है, उसकी बेल कैंसिल हुई है, और अब तो ये कामा वाली कहानी भी खत्म होने, करप्शन और करप्ट प्रैक्टिस हाई कोर्ट का मैंने कहा था जस्टिस सरदार अहमद नईम साहब की सरबराही में और फरूक हैदर साहब, वो सुनहरी रूप से जो मुहावरा ना लिखना वो इसके आगे कम पड़ जाता है। पाकिस्तान के अंदर उन्होंने लाइन ड्रा कर दी है कि व्हाइट कलर क्राइम, करप्ट माफिया, वो जितना भी ताकतवर हो उसके बारे में जो एक इबरत का जो मकाम है उसका उन्होंने तयन भी कर दिया। सुप्रीम कोर्ट की तो जजमेंट भी कोर्ट की कि ऐसे लोग और करप्शन और करप्ट प्रैक्टिस के बड़े ये पटवारियों को जो कि इंग्लिश याद नहीं आती, बार बार गलती से मिठाइयां खा जाते हैं, कभी किसी केस में कभी बाद में शर्मिंदा हो जाते हैं, इस केस को भी पढ़े। और ये मुखला साहब क्या कह रहे थे, पूरी कोर्ट को मुलायम किया, कैमरा ने सिर्फ वार्निंग दी, हम करप्ट माफिया। अच्छा खैर साहब, सॉरी मैं आपकी बात काट रही हूँ, ये जो दावा किया जा रहा है कि जी बच्चे नाबालिग थे, ना बच्चे जो नाबालिग थे, ये दावा, इस पर आपका क्या मौकिफ है? मैं बड़ा वन-लाइनर दे देता हूँ। तो 1998 तक के रिकॉर्ड के मुताबिक मीर इब्राहिम, उनकी वालदा, बच्चे वहां पे क्रिमिनल उस ऑफेंस के मालिक थे, उस प्रॉपर्टी के मालिक थे। तो 1998 में मीर इब्राहिम साहब की चुने मुन्ने की उम्र थी 20 साल, 18 साल के बाद मजीद 2 साल, वालदा भी उनकी 98 तक वो क्रिमिनल जो उनके ऊपर लाइबिलिटी थी जो अब 14 करोड़ बनी, उस वक्त 64 लाख थी, मीर शकीला, और इनको लेटर जारी हुआ, वो फाइल के अंदर मौजूद है। फिर अगली बात धमाका नहीं आपने सुना अभी, अगर आप कहते हैं तो धमाका बता देता हूँ कि और कौन कौन से मुल्ज़म इसमें आ रहे हैं, अगर क्या बता देता हूँ इसके अंदर डॉक्यूमेंट्स की बेस पे। एक तो ये है, कोर्ट के सामने मैंने खड़े उस दिन कहा कि पनामा का जब ये वाकया हुआ तो एक मीर शकील रहमान साहब की और इमरान जो नवाज शरीफ साहब की एक डील हुई, इवन नेक्स्ट जो 85 से शुरू हुआ था वो जाके 16 तक वो अंजाम और अभी तक चल रहा है। डील क्या हुई, मीर साहब ने कहा कि आपने 85 में भी ठीक है 2.5 करोड़ के में हिसाब नया कर कोर्ट का डीजी साहब अंजाम में दिए उस वक्त बहुत ज्यादा, फिर आपने प्लाट भी हमें दे दिया, ट्रक की बत्ती के पीछे लगाए रखा हमें 86 में, फिर 98 में मैंने अपनी फैमिली से अपने नाम लगवा लिया, एलटीए से सुनते थे जरा, और शर्म नहीं आनी चाहिए इनको, तो शर्म आएगी, सुन ले। उन्होंने कहा कि 98 में। अच्छा नहीं करा साहब, आपने ये तो पूरी कहानी सुना दी ना, सिर्फ लास्ट में ये बता दें कि मुकदमा जिस तरह नैब लेकर चल रहा है उससे नैब की साख कितनी मुतासिर होती दिखाई दे रही है? देखिए नैब को मुकदमा अब क्या चलना है, अब तो हाई कोर्ट के अंदर चला गया मामला, जी हाई कोर्ट के अंदर, और इसके अंदर शहबाज शरीफ साहब भी मुल्जम आ रहे हैं। डॉक्टर साहब शहबाज शरीफ साहब भी मुल्जम की फरिश्त में आ जाएंगे, मैं आपको खबर दे रहा हूँ। भी चेयरमैन एलडी अथॉरिटी के और सीएम वो थे जब इनकी फैमिली से उनके मीर शकील के नाम आती प्रॉपर्टी सुने, और 16 में भी जब दोबारा फिर मीर शकील के नाम ट्रांसफर डीड बची, जब बैंक नेशनल बैंक को लूटना था, जब 2.5 अरब और फिर 2.5 अरब जो पनामा के तहत नेशनल बैंक के बावजूद फिर वो थे नेशनल बैंक। दोनों मेहमानों का बहुत शुक्रिया। डॉक्टर खान को दे दीजिए इजाजत, आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह कल सेम टाइम सेम चैनल। अगर जिंदगी ने वफा की, दुआओं में याद रखिएगा अपने अपने प्यारों का।
सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।